Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग शाला के तंत्र में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, एपिस्टैक्सिस। इसको अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो इसको कहते हैं नोज ब्लीडिंग। तो आप लोग देखते होंगे कभी कभी लोगों की जो लोग हैं उनकी नाक से खून बहने लगता है। नाक से खून बहने को ही नोज ब्लीड या फिर एपिस्टैक्सिस कहते हैं। इसमें हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी इटियोलॉजी देखेंगे, ये कितने प्रकार की होती है, इसकी साइट्स क्या हैं, नाक में कहाँ कहाँ पे होती है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, और फिर इसका ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे कि इसको किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है। वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। तो ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज कॉल्ड एपिस्टैक्सिस। तो जो नाक से रक्त बहता है, जो खून निकलता है, उसे एपिस्टैक्सिस कहते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नोज ब्लीड। ठीक है, एपिस्टैक्सिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका जिसका जो मीनिंग है इंग्लिश में, उसका अर्थ है वो है नोज ब्लीड। ठीक, इट इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। और ये जो नॉर्मल पर्सन्स हैं उनमें भी हो सकता है, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये साइन है। तो इसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये साइन है तो इसको इग्नोर करें। इसके ट्रीटमेंट के लिए उपाय हैं वो करने चाहिए, और इसको कई बार इमरजेंसी के अंतर्गत भी प्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गई डेफिनेशन। फिर इसके बाद देखते हैं इसकी इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी में देखते हैं सबसे पहले कि ट्रामा ड्यू टू प्रिकिंग ऑफ नोज या फिर फ्रैक्चर ऑफ नोज। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग लोग होते हैं वो नाक के अंदर किसी नोकदार चीज़ को डाल के खुजाते हैं, या फिर वहाँ पे इरिटेशन करते हैं। ठीक है, या फिर जिनके नाखून होते हैं, नाखून वाली उंगलियों से नाक के अंदर डाल देते हैं। ठीक, तो उससे कई बार होता है जो अंदर की जो लेयर है वो बहुत सॉफ्ट होती है, वो कट जाती है, जिससे ब्लीडिंग होने लगती है। या फिर कई बार चोट लगने के कारण फ्रैक्चर हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये भी एपिस्टैक्सिस के अंतर्गत आते हैं। ठीक, या फिर कोई इन्फेक्शन है, जैसे वायरल राइनाइटिस हो गया, एक्यूट साइनोसाइटिस हो गया, या फिर नेजल डिप्थीरिया हो गया, इन सब के कारण भी हो सकता है। ठीक है, या फिर क्रोनिक में देखा जाए तो जितने भी क्रस्ट फॉर्मिंग डिजीज़ हैं, ठीक है, उनसे हो सकता है, जैसे एटोपिक राइनाइटिस, राइनाइटिस सिक्का, ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, सेप्टल परफोरेशन। ठीक है, या फिर ग्रैन्युलोमाटस लेसेंस ऑफ नोज। तो ये सब जो कॉज हैं, ये सब इन्फेक्शंस हैं, ये सब भी कॉज कर सकते। उसके बाद या फिर कोई फॉरेन बॉडी हो, जैसे नॉन लिविंग में देखा जाए तो जैसे थीनोलिथ हो गया। अगर लिविंग में देखा जाए तो कोई मैगट है या कोई लीच है, ये हो गया। नियोप्लाज्म ऑफ नोज या फिर पैरानालिजल साइनसिस। तो नियोप्लाज्म अगर बेनाइन के अंतर्गत देखा जाए तो हिमैंजियोना हो गया, पेपिलोमा हो गया। जब मेलिग्नेंट के अंतर्गत देखा जाए तो कार्सिनोमा या सार्कोमा हो गया। ये सब भी कॉज कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक चेंजेस में जैसे हाई एल्टीट्यूड हुआ, वहाँ पे एपिस्टैक्सिस के चांसेस हैं। या फिर सडन डिकम्प्रेशन हो जाता है, उससे भी यूज़ हो सकता है। ठीक, मेडिसिनल में देखा जाए तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ क्विनीन ड्रग होते हैं, या फिर सिलीस, या फिर एंटीकोआगुलेंट्स। तो एंटीकोआगुलेंट क्या करते हैं, ये ब्लड को पतला कर देते हैं, जिससे जो ब्लड है वो ब्लड को पतला कर देते हैं, जिसके कारण जो है एपिस्टैक्सिस हो सकता है। ठीक है, सिस्टेमिक डिजीज लाइक एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, या फिर हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन हो गया, या फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, या क्रोनिक नेफ्राइटिस हो गया। ये सब चीज़ें भी एपिस्टैक्सिस को कॉज कर सकती हैं। या फिर विटामिन के डिफिशियंसी हो गया, या हेरिडिटरी हेमरेज हो गया। ठीक, ये सब भी कॉज कर सकती हैं। इसी तरह अगर कार्डियो और भी हैं, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। वैसे इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर आप इतना लिख देते हैं तो सफिशिएंट है। और जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखा जाए तो मिट्रल स्टेनोसिस हो गया, या फिर प्रेगनेंसी हो गया, या फिर प्रेगनेंसी में कोई हार्मोनल कॉज हो गया, उसके कारण भी एपिस्टैक्सिस हो सकता है। लिवर डिजीज़ में जैसे हेपेटिक सिरोसिस हो गया,
ये भी कॉज कर सकता है एपिस्टैक्सिस। क्रॉनिक नेफ्राइटिस किडनी डिजीज इसके अंतर्गत आता है, इसके कारण भी एपिस्टैक्सिस हो सकता है। जो कुछ एक्यूट जनरल इन्फेक्शन है जैसे मीजल्स हो गया, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया, वूपिंग कफ हो गया, रूमेटिक फीवर हो गया, टाइफाइड हो गया, निमोनिया, मलेरिया, डेंगू फीवर, इन सब के अंतर अगर जब ये क्रॉनिक रूप ले लेते हैं, जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें भी नाक से ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो ये सब इसके कॉज। फिर इसके बाद देखते हैं इसके टाइप्स। तो इसके टाइप्स में देखेंगे 2 टाइप की होती है एपिस्टैक्सिस, एक एंटीरियर एपिस्टैक्सिस और दूसरी पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। व्हेन ब्लड फ्लोज फ्रॉम फ्रंट नोज, अगर ब्लड जो है फ्रंट के बाहर आ रहा है, मतलब नाक से बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसे एंटीरियर एपिस्टैक्सिस कहेंगे। और व्हेन ब्लड फ्लोज बैक इनटू थ्रोट, और अगर जो ब्लड है वो थ्रोट में पीछे की तरफ जा रहा है, तो उसे पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस कहते हैं। नाक में कई तरह के प्लेक्सस होते हैं, ठीक है। तो जो एंटीरियर एपिस्टैक्सिस है वो क्रिजल बैक प्लेक्सस में होता है, ठीक है, और जो पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस है वो वुडरफ प्लेक्सस में होता है। अभी डायग्राम में देखेंगे हम लोग। और जो पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस है इसमें कई बार ऐसा होता है कि थ्रोट में गया है, तो कई बार जो पेशेंट होता है उसको स्वॉलो कर लेता है, और स्वॉलो करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि उसको जो कॉफ़ी कलर्ड वोमिटस होता है। तो ये हो गया इसके टाइप, और ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्लेक्सस के कारण होता है। अब इसके बाद देखते हैं इसकी साइट्स, मतलब कि नाक में किन किन जगह पे ये चीज़ होती है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं साइट्स, मतलब कि नाक के अंदर किन किन जगह पे होती है। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होता है लिटिल्स एरिया, ठीक है। अभी मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, इसके बाद अभी डायग्राम दिखाऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो लिटिल्स एरिया क्या है, ठीक है। तो लिटिल्स एरिया हम लोग डायग्राम में देखते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमनेस्ट साइट ऑफ ब्लीडिंग एंड इज सिचुएटेड इन एंटीरियो इंफीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम। तो ये देखिए, ये है लिटिल्स एरिया, और ये है इसका एंटीरियो इंफीरियर पार्ट, मतलब बाहर की तरफ। मेनली 4 आर्टरीज होती हैं जो इस एरिया को बनाती हैं। जो पहली आर्टरी है वो है इथमोइडल, एंटीरियर इथमोइडल, ठीक है, ये देखिए ये आई है। और जो दूसरी आर्टरी है सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ये देखिए। जो तीसरी आर्टरी है वो है स्फेनोपेलेटाइन, और जो चौथी आर्टरी है वो है ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी है। तो ये 4 आर्टरी मिलकर के यहाँ पे एक प्लेक्सस बनाती हैं जिसे किजल बैक प्लेक्सस कहते हैं, अभी मैंने आपको पहले बताया था। तो इसे ही लिटिल्स एरिया कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन है, एक्चुअली सारी आर्टरीज में यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का छोटा मोटा कॉज भी यहाँ पे होता है अगर, तो वो उससे नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो ये हो गया लिटिल्स एरिया। जो दूसरी जगह है वो कौन सी है देखते हैं। जो दूसरी साइट है वो है अबव द लेवल ऑफ मिडिल टर्बिनेट। ये किसके कारण होता है, डायग्राम में देखते हैं। अबव द लेवल ऑफ मिडिल टर्बिनेट, इसमें जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथमोइडल ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी है उसमें समस्या होने के कारण, या उसमें किसी प्रकार का ट्रामा या फिर प्रॉब्लम होने के कारण ये होता है, ठीक है। अभी अब नाम देख लेते हैं। वो लिटिल्स एरिया मुझे समझाना था, इस वजह से मैंने डायग्राम दिखाया। अभी मैं ये सब भी आपको एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम में। जो तीसरा है वो है बिलो द लेवल ऑफ मिडिल टर्बिनेट। तो बिलो द लेवल में कौन कौन सी आर्टरीज आती हैं, इसमें स्फेनोपेलेटाइल ब्रांच ऑफ इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी आती है, जो कि किसकी ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ठीक। फिर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी। तो इस जगह पे क्या होता है, इस जगह पे जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली इनटू फेरिंग्स में सप्लाई होता है। उसके बाद डिफ्यूज बोथ फ्रॉम सेप्टम एंड लेटरल नेजल वॉल। तो सेप्टम और जो यहाँ पे लेटरल नेजल वॉल है वो जहाँ पे डिफ्यूज होती हैं वहाँ पे भी ब्लड सप्लाई हाई होती है, और वहाँ पे भी जो नोज ब्लीड के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा। तो अब डायग्राम में देखते हैं। तो डायग्राम में देखिए, पहला दिया हुआ था लिटिल्स एरिया जो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया था। फिर उसके बाद जो दूसरा दिया हुआ था, तो देखते हैं जो और दिया हुआ था उसका डायग्रामेटिक व्यू देखते हैं। तो पहला जो पॉइंट दिया हुआ था वो था अबव द लेवल ऑफ मिडिल टर्बिनेट फ्रॉम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथमोइडल ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी ये देखिए, और ये दोनों नीचे आती हैं अबव द लेवल ऑफ मिडिल टर्बिनेट। तो ये देखिए, ये जो आर्टरीज आती हैं यहाँ पे, इस जगह पे मिडिल टर्बिनेट के ऊपर यहाँ पे ब्लीडिंग कॉज कर सकती हैं। जो दूसरा पॉइंट था वो था बिलो द लेवल ऑफ मिडिल टर्बिनेट
फ्रॉम स्फीनोपैलेटाइन ब्रांच ऑफ इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक, तो ये देखिए ये मैक्सिलरी आर्टरी है, ठीक, ये स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी है और ये बिलो द लेवल ऑफ मिडिल टर्मिनेट। ठीक, ये देखिए इस जगह पे कॉज कर सकती है। जो तीसरा पॉइंट था वो था पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी। तो यहाँ नेजल के पोस्टीरियर पार्ट में कॉज ब्लीडिंग हो सकती है। और जो चौथा था वो था डिफ्यूज। तो यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे सेप्टम और लेटरल वॉल सबकी सब जो है वो क्या करती हैं, वो जब डिफ्यूज होती हैं यहाँ पे तो उसके कारण भी कॉज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो प्लेसेस हैं, साइट्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता 5 नंबर में। वैसे आप ये अगर इसकी ब्लड सप्लाई याद रखते हैं तो आपको ईजी रहेगा। ठीक, और लिटिल्स एरिया कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। पेशेंट के अंदर क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे मोस्ट कॉमन है ब्लीडिंग। ये या तो इंटीरियर हो सकती है या फिर पोस्टीरियर हो सकती है। ठीक है, ब्लीडिंग कभी कभी ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा हो सकती है या बहुत कम हो सकती है। ठीक है, रुक रुक के भी हो सकती है या कंटिन्यू हो सकती है। ठीक, कॉफ़ी कलर्ड वोमिटस या हो सकता है। ठीक है, अगर उसने ब्लड को सॉलो किया है। एंजाइटी यूजुअली प्रेजेंट रहती है, कभी कभी ऐसा होता है कि नाक से खून देख करके जो पर्सन है या जो पेशेंट है वो घबरा जाता है। और अगर सीवियर एपिस्टैक्सिस है तो शॉक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ उसके क्लिनिकल फीचर्स थे। फिर इसके बाद देखते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो वैसे इन्वेस्टिगेशन कुछ खास ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार की जाती है, जैसे मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर एंड पल्स, ये ज़रूरी है। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट को भी देखा जाता है कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह नहीं है। रेडियोग्राफी करा सकते हैं जिससे वहाँ नाक में जो भी किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर हो या फिर मेलिग्नेंसी है या फिर किसी प्रकार की साइनोसाइटिस है तो वो पता चल जाती है। तो एक कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं। फिर इसके बाद देखते हैं ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ट्रीटमेंट जो मोस्ट जनरल मेजर्स हैं उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज पता करिए, अगर किसी और किस कारण से, या फिर ये अगर सेकेंडरी कॉज है। ठीक है, एपिस्टैक्सिस कई बार होता है सेकेंडरी कॉज होता है, तो अगर जो प्राइमरी कॉज है उसको ट्रीट कर दिया जाए तो ये भी बंद हो जाती है, पहली चीज़ तो ये। ठीक, तो पेशेंट की हिस्ट्री लेके जो अंडरलाइंग कॉज है उसको ट्रीट करें। दूसरा क्या है, पिंचिंग द नोज फॉर फ्यू मिनट्स कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स ऑफ लिटिल एरिया। ठीक है, अगर लिटिल्स एरिया में हो रहा है और वहाँ पे 2-4 मिनट हमने उसको पिंच करके रखा, दबा के रखा, तो वहाँ पे जो ब्लड है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और ब्लीडिंग रुक सकती है। ठीक, कई बार कोल्ड कंप्रेस भी होते हैं, उससे भी जो है ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। कैसे? रिफ्लक्स वैसो कंस्ट्रिक्शन के द्वारा। ठीक है, एक मेथड है ट्रॉटर्स मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट को बैठा के थोड़ा आगे की ओर झुका दिया जाता है ओवर द बेसिन। ठीक है, ब्लड को स्पीड करने के लिए, या फिर जो नाक से ब्लड बह रहा है वो। ठीक है, जो ब्लड निकल रहा है उस लॉस को हम लोग को जो है वो काउंट करना है या फिर मेज़र करके रखना है। ठीक है, ताकि डायग्नोसिस में हेल्प हो सके। पल्स को, जैसे पल्स हो गया, बीपी हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, इसको कंटिन्यू चेक करते हुए रखना है। ठीक है, पेशेंट को रिएश्योर करना है। एंजाइटी हो, कई बार पेशेंट एंजाइटी में शॉक में रहता है या एंजाइटी होती है उसको। ठीक है, माइल्ड सेडेशन हम दे सकते हैं उसको। ठीक है, अगर ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो गया है तो हीमोडायनेमिक मेंटेन रखना होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं साइनोसाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए, किसी प्रकार के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये कुछ उसके जनरल मेजर्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं कुछ और मेथड भी हैं, जैसे कॉटराइजेशन हो गया। तो इसमें जो जनरली होता है, कॉटराइज विद 15% सिल्वर नाइट्रेट और 50% ट्राइक्लोरेसिटिक, ये हो गया। अभी जो मॉडर्न वे में एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन होता है। ठीक है, इसमें टॉपिकल या जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ करके एक रिजिड एंडोस्कोप के द्वारा
मैलिएबल यूनिपोलर सक्शन कॉटरी या फिर बाइपोलर कॉटरी के द्वारा जो साइट होती है उसको कॉटराइज कर दिया जा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, इसमें लेस मॉर्बिडिटी होती है, इसमें पेशेंट को ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में स्टे नहीं करना पड़ सकता है। लेकिन ये बहुत इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि प्रोफ्यूज ब्लीडिंग में, लेकिन द प्रोसीजर हैज़ लिमिटेशन व्हेन प्रोफ्यूज ब्लीडिंग डज नॉट परमिट लोकलाइजेशन ऑफ ब्लीडिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फिर उसके बाद दूसरा एक प्रोसीजर आता है जिसे कहते हैं एंटीरियर नेजल पैकिंग। ठीक, तो इसमें क्या है कि इट इज़ डन इफ़ द ब्लीडिंग इज प्रोफ्यूज एंड द साइट ऑफ ब्लीडिंग इज डिफिकल्ट टू लोकलाइज। ठीक है, इन दिस केस नोज इज पैक्ड विद रिबन गॉज इम्प्रेगनेटेड विद लिक्विड पैराफिन। इसमें लिक्विड पैराफिन यूज़ किया जाता है। फर्स्ट 5 centimeters of gauze are folded upon itself and then inserted along the floor, and then nasal cavity is packed tightly in layers from bottom to top. The pack is removed after 24 hours. तो इसको हम लोग डायग्राम में देखते हैं। तो ये देखिए एंटीरियर नेजल पैकिंग की हुई है। इसमें जो ये रिबन गॉज है, ठीक है, इसको लिक्विड पैराफिन से इम्प्रेगनेट किया गया है, गीला किया गया है, और फिर इसको देखिए अंदर मोड़ करके, ठीक है, ये देखिए मोड़ते हुए टाइटली नाक के अंदर पैक किया गया है। तो ऐसा होता है जब 24 आवर्स हो जाते हैं तो उसको धीरे से बाहर की ओर खींच लेते हैं और ये आ जाता है। तो नेज़ल पैकिंग में क्या होता है कि जो अंदर से प्रेशर है, ठीक है, जैसे ये नेज़ल पैकिंग है, तो जो प्रेशर है ये नेज़ल वॉल्स की तरफ लगता है, सेप्टम में लगता है और लेटरल वॉल से उस पर लगता है, तो जिससे वहाँ की जो आर्टरीज हैं वो कंस्ट्रिक्ट रहती हैं, वो ठीक, जिससे वहाँ पे ब्लीडिंग है वो रुक सकती है। तो ये है एंटीरियर नेज़ल पैकिंग। फिर इसके बाद देखते हैं पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग। तो इसमें क्या होता है, इसको पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में प्रेफर करते हैं। A rubber catheter is inserted through nostril and is brought through the mouth. तो एक रबर कैथेटर को नाक से नॉस्ट्रिल के द्वारा डालते हैं और मुख से निकालते हैं। A gauze roll is used to which 3 silk thread must be tied. उसमें एक गॉज रोल को यूज किया जाता है जिसमें 3 सिल्क की जो थ्रेड्स होती है उसको टाइट किया जाता है। एक थ्रेड ईच एंड पे होती है और एक मिडिल में होती है। द सिल्क टाइड टू द एंड ऑफ गॉज एंड टाइड टू नेजल कैथेटर एंड कैथेटर विदड्रॉल फ्रॉम नोज। नाक से डालते हैं। अभी मैं डायग्राम के थ्रू बता दूंगा हूँ उसको। एक काम करते हैं, मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू ही समझा देता हूँ। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले तो एक रबर कैथेटर को मुख से नाक नॉस्ट्रिल के थ्रू डालते हैं और माउथ से निकाल देते हैं, ठीक। और फिर इससे 3 थ्रेड, गॉज में 3 थ्रेड होती हैं। एक को यहाँ कॉर्नर में बांध देते हैं 2 थ्रेड्स को, और एक को यहाँ खुला छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर थ्रेड को वापस से माउथ के थ्रू, वो नॉस्ट्रिल के थ्रू खींच लेते हैं, ठीक, कैथेटर को। तो जब कैथेटर को खींच लेंगे तो ये जो रबर गॉज है, ठीक, इससे एक और रबर गॉज यहाँ बांधते हैं, एक और रबर गॉज यहाँ बांधते हैं और उससे एक और थ्रेड बांध देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जब कैथेटर यहाँ से खींचा जाएगा तो देखिए कैथेटर खींचा गया, तो ये वाला जो गॉज है, तो जो ये वाला गॉज है वो एक्चुअल में ये गॉज है, ठीक। तो कैथेटर के साथ ये वापस आ जाएगा और इसके साथ ये वाला जो गॉज है वो यहाँ पे बंधा हुआ है। तो जब ये वाला गॉज खींचेंगे, बीच में रस्सी लगा दी और वापस खींच के इनके बीच में नेजल पैकिंग होती है और इन दोनों थ्रेड्स को खींच देते हैं, तो इसको टाइटली पैक हो जाता है ये अच्छे से, और इस गॉज को फिंगर के थ्रू अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। आई होप आपको ये जो प्रोसेस है वो समझ में आया होगा। फिर इसके बाद देखते हैं, तो जब ये दोनों प्रोसीजर काम नहीं करते हैं या फिर कॉटराइजेशन भी काम नहीं करता है, तो जो थर्ड प्रोसीजर है होता है लाइगेशन ऑफ वेसल। इसमें क्या करते हैं कि लाइगेशन ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी एंड इंटीरियर इथेमोइडल आर्टरी को लाइगेट कर देते हैं। इसमें मैक्सिलरी आर्टरी को कैडवेल ल्यूक ऑपरेशन के थ्रू लाइगेट करते हैं, ठीक है, आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल। पोस्टीरियर वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस इज रिमूव्ड एंड द maxillary artery or its branches are blocked by applying clips. This procedure is now superseded by transnasal endoscopic sphenopalatine artery ligation, जिसे
टेस्पाल TESPAL करते हैं। लाइगेशन इसमें जो मेन जो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, उसको ऑपरेशन के थ्रू लाइगेट कर दिया जाता है, जिससे जो ब्लीडिंग होती है, जैसे मान लीजिए मैक्सिलरी आर्टरी को यहाँ से लाइगेट कर दिया तो जो इस एरिया की जो ब्लीडिंग है वो अपने आप ही रुक जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको लाइगेशन समझ में आया होगा, और जो ये वीडियो थी वो भी यहीं पे थी, तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके नोट्स आपको अभी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।